दोस्तों दिल्ली के इलेक्शंस एक बार फिर जोरों शोरों से शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन इस बार ये सिर्फ एक आम चुनाव नहीं बल्कि एक महायुद्ध है जो पॉलिटिक्स के नए दौर को तय करेगा। इस बार टक्कर सिर्फ 2 नहीं बल्कि देश के 3 सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच होने वाली है। 11 साल में काम क्या किया उसकी तो कोई तस्वीर नहीं दिखाई दे रही किसी भी चुनाव प्रसार में। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। जहां जहां केजरीवाल जाते हैं, जहां जहां सिसोदिया जाते हैं, दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। ये चुनाव तय करेगा कि भारत की राजधानी पर किसका परचम लहराएगा। 10 साल पहले जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कुर्सी संभाली थी, तब उन्होंने नए सपने और नए वादों के साथ एक क्रांति लाने का दावा किया था। फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन और यमुना को साफ करने का वादा। दिल्ली के हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। दिल्ली के लोगों को आधे दामों के ऊपर 24 घंटे बिजली सप्लाई करेंगे। प्राइवेट स्कूलों की अनाप शनाप फीस पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया जाएगा। यमुना को साफ किया जाएगा। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। This is not foam, this is froth and it is toxic froth. यमुना is basically killed by the human activities. केजरीवाल की पार्टी ने इन बड़े मुद्दों के दम पर अपनी सरकार बनाई और इसी वजह से बीजेपी और कांग्रेस उन्हें ताने मारते रहते हैं। पर दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज जो भी कहे, जब हमने खुद दिल्ली की जनता के साथ 5 दिन बिताए तो हमें ये समझ आया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक नई सोच के साथ एक नई लहर शुरू की है। आज 12 लाख परिवारों को फ्री पानी मिल रहा है, 10 लाख घर सब्सिडाइज्ड बिजली का फायदा उठा रहे हैं और 2 करोड़ से ज्यादा लोग फ्री ट्रीटमेंट का लाभ ले रहे हैं। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ गवर्नेंस के दम पर नहीं, प्रोपेगेंडा, मार्केटिंग और कंट्रोवर्सीज के सहारे लड़ी जाती है। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate in the Delhi liquor policy case. Arvind Kejriwal was elected on a no-graft promise, but today he's been arrested on the same charge, corruption. ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? You can't hide what has not been done for year after year. जब हमने जनता से बात की तो अलग अलग कहानियां सामने आई। एक तरफ कुछ लोग आम आदमी पार्टी को गरीबों का मसीहा मानते हैं, तो दूसरी तरफ लोग ये मानते हैं कि ये सिर्फ रेवड़ी कल्चर के नाम पर पैसे बर्बाद कर रही है। सच क्या है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया असली मुद्दों को छोड़कर ब्रेकिंग न्यूज के तमाशे में उलझी रहती है। पर दोस्तों हमने 1 महीने की मेहनत के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं से लेकर एक आम टैक्सी ड्राइवर तक, रिसर्च पेपर से लेकर लाइव कन्फेशंस तक सब कुछ एनालाइज किया और अब हम लेकर आए हैं एक डिटेल रिपोर्ट जो असली सच आपके सामने रखेगी। क्या आम आदमी पार्टी ने अपने वादे सच में पूरे किए? क्या ये वादे देश के बदलाव के लिए थे या सिर्फ चुनाव जीतने की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? क्या केजरीवाल सच में पैसा फ्रीबीज में बर्बाद कर रहे हैं? और इन सब का दिल्ली और देश पर क्या असर हो रहा है, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई दोस्त है जो बिजनेस सीखना चाहता है तो प्लीज़ उनके साथ इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। आपके लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो फ्री है, लेकिन हमारे ग्रोथ के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फ्रीबीज की डिबेट की, क्योंकि यहीं पर आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। जब आम आदमी पार्टी पावर में आई थी तब उन्होंने वादा किया था कि दिल्ली के हर इंसान को बिजली, पानी, हेल्थ और एजुकेशन का एक्सेस मिलेगा, और कहानी ये है कि उन्होंने इस विजन पर काम करके दिखाया है। 100% दिल्ली में हर घर में टूटी से पानी जाएगा। 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। कोई भी और भी स्टेट में ऐसा फैसिलिटी नहीं है जो दिल्ली में है। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा।
आज 12 लाख परिवारों को फ्री पानी मिल रहा है, 10 लाख घर सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी का फायदा उठा रहे हैं और हेल्थ सेक्टर की बात करें तो 2 करोड़ लोग आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक्स का फायदा उठा चुके हैं। सिर्फ हेल्थ केयर ही नहीं, एजुकेशन सेक्टर में भी आम आदमी पार्टी ने एक मिसाल कायम की है। दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स के रिजल्ट्स अब प्राइवेट स्कूल्स के बराबर हो रहे हैं और जनता का कहना है कि सरकारी स्कूल्स अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले होते थे। लेकिन दोस्तों, ये जो फ्री चीजों की बात होती है ना, यहीं से एक बड़ी डिबेट शुरू हो जाती है। काफी लोगों का ये मानना है कि सरकार को कुछ भी फ्री में नहीं देना चाहिए, लेकिन ये बात भी लोगों को समझना जरूरी है कि कुछ चीजों को फ्री करने से देश की ग्रोथ का जो इंजन है वो तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है, पर एक हद के बाद ये सिस्टम को बर्बाद भी कर सकता है। और यहीं से दोस्तों गवर्नेंस की 2 फिलॉसफी सामने आती हैं। पहला फिलॉसफी है जो कैपिटलिज्म के वैल्यू से आती है। कैपिटलिज्म कहता है कि हर इंसान को अपने काम और मेरिट के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। अगर कोई मेहनत नहीं करेगा या स्किल नहीं एक्वायर करेगा तो उसे मदद नहीं मिलनी चाहिए। इस सिस्टम में हर व्यक्ति को अपनी सर्वाइवल के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है, पर इसका नुकसान ये है कि अगर गरीब और डिसएडवांटेज लोग बेसिक रिसोर्सेज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो वो कभी भी सिस्टम का हिस्सा बन ही नहीं पाएंगे। कैपिटलिज्म का एक दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हार्ड वर्किंग टैक्स पेयर्स का पैसा अनप्रोडक्टिव लोगों पर खर्च किया जाए तो ये उन हार्ड वर्किंग लोगों के साथ नाइंसाफी करना होगा। लेकिन इसका कंप्लीट ऑपोजिट है बॉटम अप अप्रोच। इस फिलॉसफी का मानना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब गरीब लोगों को बेसिक नेसेसिटीज दी जाए। जैसे अगर एक गरीब व्यक्ति को क्लीन वाटर, फ्री बिजली और फ्री हेल्थ केयर मिलेगा तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी अनलॉक कर पाएगा और देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री वर्कर है जो महीने के 20,000 रुपए कमाता है, पर उसके घर में पानी नहीं आता। इस वजह से उसकी बीवी को दूर के कुएं से पानी लाना पड़ता है और इस चक्कर में वो कोई नौकरी नहीं कर पाती। अगर यही प्रॉब्लम 1 करोड़ महिलाओं के साथ हो तो आप 1 करोड़ वर्कर्स को इकोनॉमी से हटा रहे हो। लेकिन अगर सरकार फ्री पाइप्ड वाटर उन तक पहुंचा दे तो वही 1 करोड़ महिलाएं फैक्ट्री वर्कर्स बन सकती है और 20,000 रुपए महीने का कमा के अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है और इकोनॉमी का हिस्सा भी बन सकती है। इस तरह एक छोटी सी फ्री सर्विस पूरी इकोनॉमी को बदल सकती है। और यहीं पर आती है दोस्तों आम आदमी पार्टी की फिलॉसफी। उनका मानना है कि फ्री पानी और बिजली जैसे सर्विसेज लोगों के खर्चे को कम करती है, फ्री एजुकेशन अगली जनरेशन के वर्कफोर्स को तैयार करती है और फ्री हेल्थ केयर लोगों की सेविंग्स को सुरक्षित रखती है। ये सब मिलकर एक गरीब व्यक्ति की जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं, जहां से वो प्रोडक्टिव और इंडिपेंडेंट बनकर देश की ग्रोथ में हिस्सा ले सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि फ्रीबीज देने चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट सोसाइटी को सच में प्रोडक्टिव बनाने के लिए यूज किए जा रहे हैं या सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। वेलफेयर स्कीम्स को लेके आम जनता के लिए चलने वाली जन कल्याणकारी स्कीम्स को लेके उनको फ्री की रेवड़ी कह के आज उनका मजाक बनाने का एक नई राजनीति देखने को आ रही है। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा हूँ या देश की नींव रख रहा हूँ। और दोस्तों ये डिबेट आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम इस रिपोर्ट में हर मुद्दे का एनालिसिस करेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि सच क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी रेवड़ी पॉलिटिक्स खेलती है, जनता को फ्री चीजें देकर वोट जीतने की कोशिश करती है। कई लोगों का यह भी मानना है कि सरकार अपने पैसों को ऐसे स्कीम्स में बर्बाद कर रही है जो सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जा रहा है। और सच कहूं तो सुनने में ये बात सही भी लगती है, लेकिन यहीं पर आपको एक जरूरी चीज समझनी होगी और वो है डेटा एंड इकोनॉमिक्स। दोस्तों ये देखिए, 2011-12 के दौरान कांग्रेस के रूल में दिल्ली का आउटस्टैंडिंग डेट था 29,608 करोड़ रुपीस, जो उस समय की जीडीपी का 8.61% था। लेकिन 2022 में जब आम आदमी पार्टी के रूल के 8 साल हो चुके थे, दिल्ली का आउटस्टैंडिंग डेट था 41,481 करोड़, जो जीडीपी के हिसाब से सिर्फ 4.59% था। मतलब क्या? दिल्ली का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो कम हुआ है, जो कि एक हेल्दी फाइनेंशियल इंडिकेशन है। और अगर हम कंपैरिजन देखें तो 2023 में गुजरात का डेट टू जीडीपी रेशियो था 15.3%, उत्तर प्रदेश का 32.7%, तमिलनाडु का 26.4%, वहीं दिल्ली का सिर्फ 3.9% था।
अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट का मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर सरकार 100 रुपए कमाती है और 150 रुपए खर्च करती है, तो ये जो 50 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा है उसको कवर करने के लिए सरकार को लोन लेनी पड़ती है, और इस 50 रुपए को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, जिसको जीडीपी के परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। तो जितना आपका फिस्कल डेफिसिट कम होगा, उतना ही सरकार की इकोनॉमी स्ट्रांग और सस्टेनेबल मानी जाएगी। अगर आप FY24 के फिस्कल डेफिसिट की डेटा को देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि उत्तर प्रदेश का फिस्कल डेफिसिट था 3.49% ऑफ जीडीपी, गुजरात था 1.7%, हरियाणा था 2.8% पर और दिल्ली सिर्फ 0.7% पर थी। और ये तो कुछ भी नहीं है। FY23 में दिल्ली ने 0.4% का फिस्कल सरप्लस रिपोर्ट किया, मतलब एक्सपेंसेस कवर करने के बाद भी दिल्ली के पास फंड्स एक्स्ट्रा बचे थे। और अगर दिल्ली अपने सरप्लस फंड्स को स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही है, तो ये लॉन्ग टर्म में एक स्मार्ट स्टेप है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो लोग ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे और ज्यादा टैक्स भरेंगे। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर एक गरीब बच्चा फ्री में इंजीनियरिंग पढ़ता है, तो वो एक अनस्किल्ड वर्कर बनकर 20,000 रुपए कमाने के बजाय एक स्किल्ड इंजीनियर बनकर 50,000 रुपए कमा सकता है। और सरकार के लिए ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल इसलिए हो जाती है क्योंकि ये बच्चा बाद में टैक्स भरकर ये पैसा सरकार को वापस कर देता है। ये है दोस्तों आम आदमी पार्टी की सोच। लेकिन यहीं पर दोस्तों मेरी अग्रीमेंट आम आदमी पार्टी के साथ खत्म होती है और डिसएग्रीमेंट शुरू, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल सवाल उठता है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी तक बात पूरी तरीके से मुझे समझ आती है। इन सर्विसेज का मिसयूज करना काफी मुश्किल है और इनका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और पॉजिटिव होता है। लेकिन कुछ प्रॉमिसेस आम आदमी पार्टी के ऐसे हैं जो समझना जरूरी है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मुझे नहीं लगते। जैसे 2,100 रुपीज पर मंथ उन महिलाओं को देना जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, 18,000 रुपीज पर मंथ पुजारीज और मौलवीज को देना, और रिक्शा ड्राइवर्स की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख का फाइनेंशियल सपोर्ट देना। जब ये बेटी की शादी करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है, तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डलवाएंगे। Hanuman Bhakt Kejriwal is pulling out all the stops to charm pandits and granthis with promises of a monthly honorarium of rupees 18,000, no less, if आम आदमी पार्टी comes to power। तो पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। मान लीजिए एक पुजारी या मौलवी अपने प्रोफेशन में पैसे नहीं कमा पा रहा, मतलब उनके प्रोफेशन की डिमांड मार्केट में कम हो रही है, तो ये एक इकोनॉमिकली अनवायबल प्रोफेशन है। लेकिन अगर सरकार इन्हें 18,000 रुपए फ्री में दे देगी, कल बाकी सारे लोग जिनके जॉब में उनको पैसे कमाने को नहीं मिल रहे, वो भी कहेंगे कि भाई साहब मुझे भी 18,000 रुपए चाहिए। और इसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये है कि लोग पुजारी या मौलवी सिर्फ फ्री सैलरी के लिए भी बन सकते हैं, ना कि डिमांड के बेसिस पर। उसी तरह रिक्शा ड्राइवर्स की बात करें तो अगर 90,000 रिक्शा ड्राइवर्स में सिर्फ 30,000 को 1 लाख रुपए दिया जाए तो 300 करोड़ का खर्चा आएगा। 2,100 रुपीज पर मंथ अगर 10 लाख महिलाओं को दिया जाए तो 2,400 करोड़ का खर्चा होगा। और 18,000 रुपए पर मंथ अगर 10,000 पुजारीज और मौलवीज को दिया जाए तो 216 करोड़ पर ईयर का खर्चा होगा। तो बस इन 3 फ्रीबीज को मिलाकर 2,900 करोड़ का एडिशनल खर्चा दिखता है। और ये सिर्फ शुरुआत है। अगर दिल्ली सरकार ये सब्सिडीज और कैश ट्रांसफर्स कंटिन्यू रखती है तो मनी कंट्रोल का एक रिपोर्ट कहता है कि FY26 तक दिल्ली का सब्सिडी बिल 10,000 करोड़ से बढ़ सकता है। और शॉकिंग बात यह है कि दिल्ली के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने खुद ये कहा है कि अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो 31 सालों में पहली बार दिल्ली रेवेन्यू डेफिसिट रिपोर्ट करेगी। तो फ्रीबी डिबेट का असली कंक्लूजन क्या है? अगर सब्सिडीज इकोनॉमिकली वायबल सेक्टर्स और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज किया जाए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर पैसा इकोनॉमिकली अनवायबल प्रोफेशंस या कैश हैंडआउट्स में दिया जाए तो ये देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। दिल्ली के रेवेन्यू को अगर बढ़ाया गया और इन स्कीम्स को फंड किया गया तो फिर भी सस्टेनेबल माना जा सकता है। लेकिन अगर रेवेन्यू स्टैग्नेंट रहा तो ये एक सीरियस इशू क्रिएट कर सकता है।
अगर आपको ये समझ आ गया तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं एनवायरनमेंट की सेगमेंट की तरफ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज दिल्ली कैपिटल सिटी कम और गैस चेंबर ज्यादा लगती है। It's one of the world's most polluted cities, India's capital, Delhi. Especially this is really dangerous to newborns, first of all, and secondly to malnourished children. I definitely feel this is a sort of a medical emergency. Pollution tends to increase with the onset of winter, and this is what Delhi looks like a day after Diwali. Even through this mask, the air already smells burnt and it tastes metallic. We are feeling in eyes, in throat, but what we can do? We are in a gas chamber. जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो गाड़ी बंद करा दो, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है केजरीवाल के पास। तो क्या आम आदमी पार्टी ने इस इशू का कुछ किया है? दोस्तों, एक तरफ यमुना जो कभी एक पवित्र नदी के रूप में देखी जाती थी, आज वो एक एनवायरमेंटल डिजास्टर बन चुकी है। दिल्ली की हवा इतनी बेकार हो चुकी है कि अगर इंसान सांस भी ले तो 50 सिगरेट फूकने के बराबर है। इस हालत को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों से 2 बड़े वादे किए, यमुना की सफाई और दिल्ली के पोल्यूशन का समाधान। लेकिन क्या इन वादों का सच में ग्राउंड पर असर दिख रहा है? आइए सबसे पहले पानी के मुद्दे से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दिल्ली की वाटर डिमांड 1200 मिलियन गैलन्स पर डे है, यानी 1200 MGD है। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक सप्लाई सिर्फ 1000 MGD का है, मतलब करीब 200 से 250 MGD का डेफिसिट होता है। जब मैंने आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछा कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो उन्होंने ये कहा। तो हमने ग्राउंड वाटर करके 900 को 1000 तक तो ले आए हैं पिछले 10 साल में, बट दैट्स नॉट सफिशिएंट। हमने बहुत सारे अलग अलग पाइपलाइन डाल के अवेलेबिलिटी और जगह बढ़ा दी है कि हमने जो 20,000 लीटर पानी फ्री किया, उससे क्या हुआ, वाटर कंजर्वेशन हुआ। दूसरा क्या था कि सर ने जो बताया 900 MGD की सप्लाई थी, वो मैक्सिमम थी, वो रेगुलरली नहीं थी। रेगुलरली 800, 820, 850 तक जाता था, 850 से ऊपर नहीं जाती थी, कभी कभी 900 जा सकती थी। तो हम लोगों ने इसको अपनी सरकार के अंदर 1000 के करीब स्टेबलाइज कर लिया है। कभी कभी 1020 भी जाता है, 1025 भी जाता है, पर 1000 से ऊपर जा रहा है। यानी आपने 15%, 20% सप्लाई बढ़ाई, 15-20% हमने कंजम्पशन कम की, तो उससे अवेलेबिलिटी बढ़ी है। इसके बाद आता है पाइप्ड वाटर एक्सेस का प्रॉब्लम। 2011 में सिर्फ 81% लोगों के पास पाइप्ड वाटर सप्लाई थी, लेकिन आज ये नंबर 93% तक पहुंच गई है, और ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। इसके बाद आता है लीकेज का प्रॉब्लम। दोस्तों, दिल्ली की वाटर सप्लाई का 30 से 40% पानी लीकेज की वजह से वेस्ट हो जाता है, और इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक आज भी 52% पानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज में ही वेस्ट हो जाता है। और फिर बात आती है यमुना के क्राइसिस की। आम आदमी पार्टी ने यमुना की सफाई का वादा किया था। The promises that have been made in the last 10 years to clean up the river have not been fulfilled. यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। केजरीवाल जी खुद ही कह रहे थे कि मैं जमुना साफ नहीं कर पाऊंगा, मुझे वोट नहीं देना, कहा था उन्होंने, खुद ही कहा था। बिल्कुल कहा था, है क्या नहीं है कि मुझे तो अब उनको शर्म नहीं आ रही। लेकिन दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि यमुना सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बहती है, और दिल्ली में यमुना के पोल्यूशन का 70% वेस्ट सिर्फ नजफगढ़ ड्रेन से ही आता है, जो हरियाणा से दिल्ली में एंटर होती है। As soon as the Yamuna enters Delhi, a massive drain known as the Najafgarh drain falls into it near Wazirabad. This drain alone turns the river into a sewer. The clean waters of the Yamuna turn into a menacing black. तो आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि हरियाणा अपने इंडस्ट्रीज का अनट्रीटेड वेस्ट यमुना में डालता है, जो अमोनिया लेवल्स इतने ज्यादा बढ़ा देता है कि दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स काम ही नहीं कर पाते। इस वजह से प्लांट्स बंद होने लगते हैं और दिल्ली में पानी का प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ यमुना भी कभी साफ नहीं हो पाती। और दिल्ली को देखा जाए तो दिल्ली हर दिन 792 MGD सीवेज जनरेट करती है, जिसमें से 612 MGD सीवेज ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन अभी भी 170 MGD अनट्रीटेड सीवेज यमुना में जा रहा है। मतलब जब तक दिल्ली 100% सीवेज ट्रीट नहीं करेगी और जब तक हरियाणा और दूसरे स्टेट्स अपना काम नहीं करेंगे, यमुना का पोल्यूशन सॉल्व करना बहुत बहुत मुश्किल है। अब आते हैं दिल्ली के पोल्यूशन पर। दिल्ली के पोल्यूशन के 3 बड़े सोर्सेज हैं, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स और बायोमास बर्निंग। जब आम आदमी पार्टी पावर में आई, उन्होंने वादा किया कि वो पोल्यूशन लेवल्स को 1/3 यानी 66% से रिड्यूस करेंगे। लेकिन सच ये है कि 2016 से 2024 के बीच PM10 और PM2.5 लेवल्स में गिरावट तो जरूर हुई है, पर वो इतनी नहीं हुई है कि 66% रिडक्शन दिख सके। और एक और सच ये है कि पोल्यूशन का एक बड़ा हिस्सा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से स्टबल बर्निंग, इंडस्ट्रियल एमिशंस और पावर प्लांट से दिल्ली में विंड्स की वजह से कॉन्सेंट्रेट हो जाती है।
और पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, स्टबल बर्निंग को 50% से रिड्यूस किया गया है। पर ये सिर्फ एक साइड है। दिल्ली का जो व्हीकुलर पोल्यूशन है वो तो दिल्ली के पूरे कंट्रोल में है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ अब तक प्रॉमिसेस पूरे नहीं हुए हैं। 2015 में आम आदमी पार्टी का ये प्रॉमिस था कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 5000 नए बसेस ऐड करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि 2012 में डीडीसी बसेस का नंबर था 5500, जो दिसंबर 2023 तक गिरकर सिर्फ 4346 तक आ गया है। इसके बाद आते हैं सोशल वेलफेयर पर, जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल और कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और लैंडफिल्स की। दोस्तों, आज दिल्ली के 93% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है और आधे से ज्यादा लोग फ्री बिजली का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उनका जो बिल है वो 200 यूनिट से कम है। लेकिन अगर वाटर की बात करें तो ऑन ग्राउंड रिसर्च करने पर हमें ये समझ आया कि कभी कभी लोगों के घरों में नाले का पानी आ जाता है। People are saying that they haven't got any water from past 2 to 3 days, and even if water comes, it's so dirty and unhealthy to drink. नालों में पीने लायक नहीं होता है, उसमें किरकिटी से आती है, इसलिए यहाँ से भरते हैं। पानी का तो बहुत प्रॉब्लम है, पानी गंदा आ रहा है इतना। तो ये जब जमुना जी साफ नहीं होगी, यमुना साफ नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा? सब नीचे से तो अंडरलाइन पासिस जा रही है, तो पानी ऑब्वियसली गंदा आएगा। और जब मैंने केजरीवाल सर से ये सवाल किया तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और ये बताया, नहीं सर, ये लोग बोल रहे हैं टैप से कभी कभी नाले का पानी आ जाता है। नहीं, नाले का नहीं, वो सीवर और पानी की पाइपलाइन कई जगह मिक्स हो जाती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं। कहीं लीकेज हो गया, वो लीकेज जो है मान लो सीवर, तो वो पानी उसमें मिक्स हो जाता है। उन्होंने बोला कि जब कभी कभी इनको अगर नाले का पानी दिख जाता है तो उसके दे गेट स्कैर्ड एंड देन इवेंचुअली दे हैव टू स्पेंड 6000-7000 रुपीस इनटू गेटिंग एन एक्वागार्ड। आई एग्री। एंड सो ये वाली प्रॉब्लम्स कुछ एरियाज में है गंदे पानी की। और इस कंटामिनेटेड वाटर से होता क्या है? होता यह है कि लोगों को अपने घरों में वाटर प्यूरिफायर्स लगाने पड़ते हैं, जो एक गरीब फैमिली के लिए 6 से 7 हजार रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा बन जाता है। और इन प्यूरिफायर्स की वजह से 30 से 40% पानी वेस्ट भी हो जाता है। उसी तरह आम आदमी पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि वो 900 नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाएंगे और अब तक 785 सेंटर्स ऑपरेशनल बन चुके हैं। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में 30,000 बेड्स का वादा था, जिसमें से 14,000 बेड्स ऐड हो चुके हैं। लेकिन दिल्ली में अभी भी 5 बेड्स पर 1000 पीपल का जो टारगेट है वो अब तक अचीव नहीं हुआ है, क्योंकि अब तक रेशियो सिर्फ 2.7 बेड्स पर 1000 है। और जब हमने दिल्ली के लोगों से बात किया तो हमें ये समझ आया कि लोग सरकारी हॉस्पिटल से काफी खुश थे और मोहल्ला क्लिनिक्स की वजह से उनकी बहुत पैसे बचते हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक कभी आपने यूज किया है? मोहल्ला क्लिनिक एक्चुअली मैंने यूज किया है, बेटर है मोहल्ला क्लिनिक भी। लाइक उनके लिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, छोटी मोटी दवाइयाँ हैं बिल्कुल, या फर्स्ट एड वगैरह करवाना है तो जाके करवा सकता है कोई भी। लाइक रोड पे किसी का कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया है तो जा करके ले सकते हैं वहाँ पे। कोई किसी भी तरीके की कोई चार्ज नहीं किया जाता, कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। दवाइयाँ भी आपको फ्री में मिलती है? दवाइयाँ भी फ्री में मिलती हैं और सारा फ्री में ही होता है। कोई भी और भी स्टेट में ऐसा फैसिलिटी नहीं है जो दिल्ली में है। लाइक अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो जो सारा खर्चा है या सर्जरी के खर्चे है वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट बेयर करती है। जो पूरा फ्री में करती है मतलब? हाँ, फ्री में करती है। अगर आपको ये समझ आ गया तो अब आगे बढ़ते हैं एजुकेशन पर। दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 500 नए स्कूल्स बनाने का वादा किया, लेकिन अब तक 60 नए स्कूल्स बने हैं और 20,000 नए क्लासरूम्स ऐड किए गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि 20,000 क्लासरूम्स 500 नए स्कूल्स के बराबर हैं, जो कि फेयर है। इसके साथ साथ दिल्ली के सरकारी स्कूल्स के रिजल्ट्स अब प्राइवेट स्कूल्स के बराबर आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। The AAP government's laser-sharp focus on Delhi's government schools has created a sea change in the way these schools function. Delhi's government schools, which have performed their best in the last 20 years this year, and that the result that has come out of the class 10th and 12th examination is of passing percentage in government schools is much more, in fact 9% more than that of private schools. लेकिन दोस्तों, इन सारे एनालिसिस के बावजूद भी एक बात का ध्यान रखना, जितने भी सारे डेटा पॉइंट्स मैंने अब तक बताए हैं वो एक मैक्रो लेवल का एनालिसिस है और माइक्रो लेवल पर हर एरिया की अपनी एक कहानी होती है। आपको ऐसे भी स्कूल्स मिलेंगे आज भी जो कि काफी बढ़िया हैं और ऐसे भी स्कूल्स मिलेंगे जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने मेड से, कैब ड्राइवर से और उन लोगों से बात कीजिए जो ग्राउंड पर हैं। उनसे पूछिए कि उनके हिसाब से दिल्ली का जो एजुकेशन है वो बेहतर हुआ है कि नहीं, और मुझे पूछ के कमेंट्स में बताओ, क्योंकि असली कहानी जो है ना वो वही लोग जानते हैं जो इन सब का रोजाना सामना करते हैं। ये है दोस्तों दिल्ली में एजुकेशन का रिपोर्ट। अब बात करते हैं लैंडफिल्स की, जो कि सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं बल्कि एक जिंदगी और मौत का सवाल है।
दोस्तों मेरी एक फ्रेंड है के क्रिएट्स, जिसने यूट्यूब पर दिल्ली के लैंडफिल्स के बारे में कुछ शॉकिंग फैक्ट्स और डिस्टर्बिंग स्टोरीज दिखाए। ये देखिए। ये एक जगह भारत की आयरनी को दर्शाती है हमारी राजधानी दिल्ली में, जहाँ पॉलिटिकल पावर्स के घर रहते हैं, वहीं पर 3 तरफ से कूड़ेदान भी बसते हैं। और जब मैंने केजरीवाल सर से लैंडफिल्स के इशू के बारे में पूछा तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया और ये बताया, इट्स अ वेरी मैमथ प्रॉब्लम, लाइक इवन इफ यू वांट टू सॉल्व इट टुडे, इवन इफ यू allocate thousands of crores of budget to it, you can't solve it today. It is doable. It is only because of some bureaucratic reasons that it is पेंडिंग। सो वो सुप्रीम कोर्ट में स्टैंडिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसी की वजह से कोई भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम दिल्ली के नगर निगम में पास नहीं हो पा रहे। हमने अंदाज़ा लगाया था 2.5 से 3 साल के अंदर सारे साफ हो जाते हैं। और दोस्तों जहां तक हमारे रिसर्च का सवाल है, हमें इस मुद्दे पर और भी रिसर्च करने की जरूरत है, जिसके बाद हम आपको पूरी तरह से बताएंगे कि लैंडफिल्स का प्रॉब्लम क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये रहा दोस्तों आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस का एक ऑनेस्ट और बैलेंस्ड एनालिसिस। दिल्ली के स्कूल्स और क्लासरूम्स में जेन्युइनली एक इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन हर एरिया की स्टोरी अलग है। ग्राउंड पर मिक्स्ड रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। नंबर 2, दिल्ली के लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में इंप्रूवमेंट नोटिस किया है और हेल्थ सर्विसेज के प्रति उनकी पॉजिटिविटी दिखाई देती है। नंबर 3, वाटर सप्लाई तो बेहतर हुई है, लेकिन कंटामिनेशन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नंबर 4, एयर पोल्यूशन खत्म तब तक नहीं होगा जब तक सारे स्टेट्स मिलकर इसका समाधान ना करें। एंड लास्टली, लैंडफिल्स एक अनरिजॉल्व्ड इशू है जो कि जुडिशरी हर्डल्स और सिस्टमिक इनएफिशिएंसीज की वजह से अभी तक सुलझा नहीं है। ये रहा दोस्तों आम आदमी पार्टी को लेकर हमारा बैलेंस्ड एनालिसिस। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छा काम किया है या नहीं, और हो सके तो प्लीज नंबर्स और डेटा के साथ बताओ ताकि आपकी आवाज उन तक पहुंचे, वो आपके डेटा को पढ़े और उस पर काम करे। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक एनालिसिस तक सीमित नहीं है, ये हर दिल्ली वासी के जीवन का हिस्सा है। That's all from my side today guys। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें गवर्नेंस का असली मतलब समझ आए। और इसी तरह अगर आप बिजनेस, इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।